रुपी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऐसा मैं नहीं, इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जो रुपी 1 USD का 4 रुपीज हुआ करता था 1947 में, वो साल 2000 आते आते 43 हो जाता है, 2019 में 71 रुपीज हो जाता है और 2025 आते आते अभी 85 के करीब पहुंच गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये 100 भी टच हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कुछ कारण भी होंगे और उन्हीं कारणों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेनली 2 कारण हैं, 2 मेन कारण और 2 छोटे कारण। इस तरह से टोटल 4 कारण हैं। चारों के बारे में डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आने वाले टाइम में रुपी गिर जाता है या फिर बढ़ जाता है तो दोनों केसेस में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों गिर रहा है या फिर क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक, साइंस जो है वो आपको एकदम आसानी से आज की इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्टेबल मनी, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि 1 साल पहले रुपी 83 रुपीज हुआ करता था, जो कि अभी वीडियो शूट करते टाइम 84.90 के करीब हो गया है। यानी 2% की गिरावट यहाँ पर आ गई है और ये गिरावट आने वाले कई सालों से लगातार चल रही है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। इसका ही मतलब है कि $1 खरीदने के लिए जहाँ पर 1 साल पहले आपको 83 रुपीज़ देने पड़ते थे, वहाँ पर अभी आपको लगभग 85 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और इन चीज़ों का एक इम्पैक्ट भी होता है। और इंडिया मेनली इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया इम्पोर्ट ही करती है, जहाँ पर हमें डॉलर्स में पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में डॉलर्स खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपये पे करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बट शॉकिंग बात यह है कि जो 2% का करेंसी का फॉल है, ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है जो कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं। आप गोल्ड खरीद रहे हो या फिर छोटी मोटी चीज़ें भी खरीद रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्टेड ही होती हैं। तो ऐसे में करेंसी फॉल का इम्पैक्ट हर एक चीज़ पर होता है। तो रुपी के इस फॉल को समझने के लिए, जो पिछले कई सालों से चल रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये करेंसी एक्सचेंज एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे डिसाइड होता है कि रुपी स्ट्रांग बनेगा या फिर डॉलर स्ट्रांग बनेगा। देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल से और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपका चश्मे का कारोबार है और आप चश्मा कहाँ से लेते हैं? चाइना से लेते हैं और थोड़ा बहुत वियतनाम से लेते हैं। तो जब भी आप बाहर किसी कंट्री से चश्मा लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको कॉमन करेंसी के जरिए उन्हें पे करना पड़ेगा। रुपये में आप डायरेक्टली पे नहीं कर सकते। हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अब हम रशिया को ऑयल के लिए पे करेंगे रुपये में वगैरह वगैरह। तो अभी भी कॉमन करेंसी के नाम पर जो एक करेंसी सब जगह चलती है वो है US डॉलर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो रुपये है उससे आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। उन डॉलर से वो चश्मे खरीदने पड़ेंगे और फिर वो चश्मे आपके पास आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आप जैसे 100 और लोग वहीं से चश्मा लेने लगते हैं, बाकी चीज़ें लेने लगते हैं। आने वाले टाइम में 1000 लोग लेने लगते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ लोग इसी तरह से इंपोर्ट करने लगते हैं बाहर कंट्री से। तो क्या होगा कि हर कोई रुपये लेकर जाएगा बैंक में और बोलेगा कि मुझे इसके बदले में डॉलर दो। अब उससे होगा क्या कि डॉलर का शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई डॉलर मांग रहा है। अब यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए, जो भी कोई करेंसी है, कोई भी चीज़ है, वो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। अचानक से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसकी स्केर्सिटी तैयार हो। तो इस बढ़ती हुई डिमांड के कारण क्या होगा कि डॉलर खरीदने के लिए जो रुपये आप पे कर रहे हो वो आपको थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। मतलब कि 1 साल पहले 83 रुपीज़ कर रहे हो तो अभी 84-85 बैंक मांगने लगेगी, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जिसका ही सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, बाहर कंट्रीज से सामान लाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी रुपये से डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर डॉलर से बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर स्ट्रांग होगा। और फिलहाल एग्जैक्टली यही हो रहा है। और जब जब रुपये गिरता है तब तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जहां पर आपको मात्र 2 से 3% का रिटर्न मिलता है और वही इन्फ्लेशन 5 से 6% का है, तो आप मान लीजिए अपने पैसों की वैल्यू अब हर साल 3 से 4% से कम कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि बैंक में एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड अपने बैंक में रखने के बजाय आप इसे FD में भी रख सकते हो, ताकि वो इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सके। अब लोगों को लगता है कि FD में बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टेबल मनी ऐप पर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप FDs में अप टू 9.5% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हो। यस, 9.5% तक का। ये कंट्री के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है FD पर। ये 9% इंटरेस्ट रेट आप सभी को दे रही है और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये 9.5% तक का रिटर्न दे रहे हैं। अब ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स देती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। बट ये सारी बैंक्स भी RBI रेगुलेटेड है, बाकी सारी बैंक्स की तरह। इन बैंक्स के डिपॉजिट पर भी 5 लाख रुपए तक का DICGC, जो कि RBI के एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसका हर यूजर को 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो हर यूजर को हर बैंक में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर मिलता है। और हाँ, स्टेबल मनी पे FDs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आप बिना अकाउंट खोले मल्टीपल बैंक्स में एफडीज कर सकते हो। और विड्रॉल की बात करें तो स्टेबल मनी पर आपको मल्टीपल बैंक्स ऐसी मिलेगी जहां पर इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। और यही नहीं, स्टेबल मनी पर आपको 200 से भी ज्यादा बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करने मिलेंगे। मतलब कि अब बस आपको कंपेयर करना है और सिलेक्ट करना है। और स्टेबल मनी से बढ़िया और सेफ प्लेटफॉर्म फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स के लिए और कोई नहीं है। तो वेट क्यों करना, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी अपनी एफडी बुक कर लीजिए। या फिर ये स्कैनर स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये न्यूज़ आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, यानी $37.85 बिलियन पर पहुंच गया है इस नवंबर मंथ में। मतलब सिर्फ एक महीने में इंडिया ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया ये ठीक है, लेकिन ये जो इंपोर्ट किया है इसे अगर हम 2023 के नवंबर मंथ से कंपेयर करें तो उसमें 27% का इजाफा हुआ है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब ये तो हो गई इंपोर्ट की बात। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब जनरली आइडियल कंडीशन ये होती है हर एक कंट्री की, आप चाइना ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, बाकी कोई कंट्री ले लीजिए, सो कंट्री को ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है अगर उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है। तो आइडियली हर एक कंट्री जो है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। लेकिन इंडिया में उल्टा हो रहा है, इंडिया में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था नवंबर मंथ में वो पिछले नवंबर के कंपैरेटिवली 4.85% से गिरकर $32.11 बिलियन पर आ गया है। यानी एक्सपोर्ट में कोई ग्रोथ नहीं है, वही इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बीच में गैप आ गया, गैप कितना है $37 बिलियन का। और यही हमारी रुपये के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इवन हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, क्योंकि हम अभी फिलहाल दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री है और ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एट्सेट्रा। लेकिन वहीं पर अगर हम हमारे जो नेबर है चाइना से इंडिया को कंपेयर करें तो चाइना का ट्रेड डिफिसिट कितना होगा आपके हिसाब से, नीचे कमेंट करके बताइए। तो चाइना का ट्रेड डिफिसिट है ही नहीं। तो चाइना का ट्रेड डिफिसिट इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सरप्लस है। सरप्लस कितना, तो अभी नवंबर मंथ में जहाँ पर इंडिया का $37 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट था, वहीं पर चाइना का लगभग $97 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, $97.44 का। यानी कि उनका एक्सपोर्ट $97 बिलियन से ज़्यादा है उनके इंपोर्ट से। एंड दिस इज़ लाइक वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी गुड इंडिकेटर फॉर एनी इकोनॉमी। तो जिसका ही सिंपल सा मतलब यह है कि हम इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते आ रहे हैं। अब इंपोर्ट के चलते क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे अपनी रुपी से, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और लगातार स्ट्रांग हो रहा है। और जो रुपी हमारा वो वीक हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। अभी प्रोटीन शेक उसको देना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के प्रोटीन शेक से हम उसे बचा सकते हैं। अब इसे अगर हमें स्ट्रेंथन करना है रुपी को तो उसके क्या सोल्यूशन है वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये तो एक पहला रीज़न हो गया ट्रेड डिफिसिट। इसके अलावा भी कुछ मेन रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न है, जिन्हें सभी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कि हम सभी चश्मा चाइना से लेने के बजाय अभी बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लगते हैं चश्मे। अब ऐसे में होगा क्या कि वो कंट्री हमें किस करेंसी में पे करेगी, डॉलर में, रुपये में नहीं पे करेगी, डॉलर में पे करेगी। वो डॉलर्स हमें मिलने के बाद हम क्या करेंगे, बैंक्स के पास जाएंगे और रुपये में उसे कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि रुपये की डिमांड अचानक बढ़ने लगेगी। क्योंकि हर कोई जो एक्सपोर्टर है वो सब लोग फटाफट डॉलर लेके आ रहे हैं। डॉलर तो सबके पास है, अभी वो जाके बैंक के पास दे रहे हैं, रुपये दे दो, हमें रुपये चाहिए, क्योंकि हम तो इंडिया में रुपये यूज़ करेंगे। तो इस तरह से रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये स्ट्रांग होगा। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए जिससे रुपये की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है, जिससे हमें ही बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ रही है और वो खरीदने के लिए हमें लग रहा है डॉलर, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपये वीक। और ये मेनली इंपोर्ट किन किन चीज़ों का हो रहा है, तो क्रूड ऑयल का हो रहा है, गोल्ड का हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का हो रहा है, मेनली मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनका। और एक्सपोर्ट इंडिया का उतना खास नहीं है, लेकिन जो मेन एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, फार्मा में, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब ट्रेड डिफिसिट के अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि रुपये स्ट्रांग होगा या फिर वीक, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सभी को पता है कि बाहर की जो कंपनीज है, जो इन्वेस्टर्स है, वो बड़ी मात्रा में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले लेंगे। तो हमने देखा रिटेल FDI, बाकी चीज़ों में FDI वगैरह वगैरह। तो हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तब होगा क्या कि वो जो कंट्री के लोग हैं उनको डॉलर को या फिर उनकी जो भी करेंसी उन्हें रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो मेनली इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उन्हें जब इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेंगे, पहले डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, फिर शेयर्स खरीदेंगे। और जब उन्हें शेयर्स बेचने हैं तो क्या करेंगे, वो तब वो शेयर सेल करेंगे रुपये में, रुपये को फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे
और फिर एग्जिट ले लेंगे, डॉलर लेके चले जाएंगे। तो ये चीज़ समझने के बाद अब एक चीज़ आपको समझ में आई गई होगी कि अगर रुपये को स्ट्रांग बनना है तो FII और FDI इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए, तभी इंडिया में ज़्यादा पैसा आएगा और ये पैसा फटाफट डॉलर से रुपये में कन्वर्ट होगा और फिर रुपये की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर ये पैसा वापस उनकी कंट्री में जाता है, वो लोग अगर सेल करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तब क्या होगा? तब वो लोग क्या करेंगे? रुपये से डॉलर कन्वर्ट करेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए अगर इंडिया को अपना रुपये और स्ट्रांग करना है तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि FDI और FII की इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहे। लेकिन जो नंबर्स है वो बिल्कुल उल्टे हैं। आप ये नंबर देख लीजिए कि जो नेट आउटफ्लो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो बहुत क्रेजी है। मतलब अक्टूबर मंथ में अगर देखें तो FII का जो नेट आउटफ्लो है दैट इज अराउंड 80,000 करोड़, और कुछ सोर्सेस में तो इससे भी ज़्यादा नंबर दिखाए गए हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अक्टूबर 2024 में इंडिया का अब तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड आउटफ्लो रहा है। यानी FII ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निकाल कर कहाँ डाला? तो ये चाइना का SSE कंपोजिट इंडेक्स है। और इस ग्राफ में आप बताइए कुछ अगर आपको समझ में आता है तो, कि अचानक से कुछ हुआ है अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में अचानक एक स्पाइक दिखाई दिया और उसके बाद लगातार वहाँ का मार्केट अच्छा चल रहा है। तो ये जो FII ने पैसा निकाला, बहुत सारा पैसा चाइना में गया, क्योंकि चाइना में जो इकोनॉमिक हालत है वो थोड़ी डालमडोल हो रही थी, तभी वहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाला। बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने लॉन्च किया कि हम अपने बिजनेसेस को हेल्प करेंगे, उसमें और पैसा डालेंगे और अपनी इकोनॉमी को और तेज़ी से दौड़ाएंगे। इन्वेस्टर्स को चीज़ें अच्छी लगी, इंडिया से पैसा काफ़ी सारे लोगों ने निकाल लिया और चाइना में डाल दिया। और ये हकीकत है, आप नंबर इसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो अभी नवंबर के शुरुआत में डाला था कि अक्टूबर मंथ में FII क्यों निकल कर जा रहे हैं। उसमें और भी 2-3 रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न ये था कि चाइना में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर 81,000 करोड़ की जो आउटफ्लो आया है उसको रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया गया, जिससे डॉलर की डिमांड और बढ़ गई और उससे रुपये का जो वीकनेस है वो और बढ़ गया। तो ये तो हो गए 2 मेन रीज़न। अब 2 छोटे रीज़न हैं, उन्हें समझते हैं, फिर बात करते हैं कि वो कौन से प्रोटीन शेक्स हैं जिनकी मदद से रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी जो FII और FDI है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो इंटरेस्ट रेट्स पर भी काफ़ी डिपेंड करती है। अब रिसेंटली हुआ ये कि जब इंटरेस्ट रेट US के बहुत कम थे तो ये काफ़ी सारे लोग इंडिया को प्रीफरेंस दे रहे थे, बिकॉज ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया बहुत ऊपर है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडियन इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स तो आपको पता ही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में या फिर 1-1.5 सालों में आप कह सकते हो कि US के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वहाँ के जो लोग हैं वो, अगर कोई चाहता है कि मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ, तो वहाँ पर भी अभी बॉन्ड में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए हैं। लगभग 2-3 साल पहले वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स था वो लगभग 1% के करीब था US में। अभी उसको बढ़ाकर इन्होंने 5-5.5% तक लाया है, जिससे वहाँ पर भी कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग मिल रही है। इसलिए काफ़ी सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया ना अवॉइड कर रहे हैं और वहाँ की डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच ना फाइट चल रही है। रशिया यूक्रेन ले लीजिए, अब यहाँ पर इजराइल के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ फाइट चल रही है और ऐसा मतलब लगातार हो ही रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ आ रही है, फाइट कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे उस कंट्री के जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं पता है आपको? मान लेते हैं कि रशिया है, तो रशिया के जो अमीर लोग हैं वो रशियन करेंसी को अपने पास स्टोर करने की बजाय डॉलर में उसे कन्वर्ट कर लेंगे और डॉलर को स्टोर करेंगे, क्योंकि डॉलर इज़ मोर स्टेबल और डॉलर की जो स्ट्रेंथनेस है वो लगातार बढ़ती चली गई है। तो अगर इस वॉर के कारण रशियन करेंसी को कुछ होता भी है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स होल्ड किए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कई सारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आपको बता दूं कि इंडिया में भी कई सारे लोग ये करते हैं कि उन्हें पता है कि रुपये की जो वैल्यू है, वीकनेस है, वो लगातार बढ़ रही है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। तो क्यों ना मैं रुपये होल्ड करने के बजाय डॉलर खरीद लूँ और अपने लॉकर में रुपये के बजाय डॉलर रखूँ। तो आने वाले 1-2 साल बाद रुपये जहाँ पर वीक हो रहा है वही 1-2 साल बाद डॉलर तो स्ट्रांग ही होता चला जाएगा, जिससे उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं और इस स्ट्रैटेजी से उन्हें फ़ायदा ही मिला है। तो क्योंकि लुकिंग एट द करंट ट्रेड डेफिसिट, लुकिंग एट द ऑल द डेटा, रुपये का बहुत स्ट्रांग होना और एकदम अलग ही परफॉर्म करना तो नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ खास किया भी नहीं जा रहा है फिलहाल अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। इससे और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है उल्टे, कि ये लोग भी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, अगेन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा एक और छोटा फैक्टर जिससे रुपये की स्ट्रेंथनेस पर काफ़ी असर पड़ रहा है वो है आउटबाउंड टूरिज्म। अब आप कहेंगे ये क्या होता है आउटबाउंड टूरिज्म? तो देखिए, तो हर एक कंट्री चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के टूरिस्ट इंडिया में आए। अभी IPL में आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोग वहाँ पर घूमने आए, इसलिए उन्होंने IPL का ऑक्शन भी वहाँ पर रखा। UAE की बात करें तो UAE भी चाहता है कि आप वहाँ पर जाएँ, और हर अलग अलग कंट्रीज़ जो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी मार्केट करते रहते हैं कि आप यहाँ पर आओ। तो हर एक कंट्री चाहती है कि आप लोग वहाँ पर जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही, बट करेंसी को भी उसका बेनिफिट मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में आते हैं तो उन्हें अपनी करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे इंडिया की करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उल्टा
इंडिया के ही लोग बाहर जा रहे हैं। रिसेंट एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें बताया गया कि बहुत सारे लोग गोवा और इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस को डिच करके अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, क्योंकि ज़्यादा पैसे देके उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं और वहाँ के जो रेसिडेंट लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा उस डॉक्यूमेंट्री में कई सारे लोगों का कहना था। अब रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ मुझे पता है, जो डेटा कहता है कि इंडिया के लोग बहुत बड़ी तादाद से बाहर जा रहे हैं और इंडिया का जो आउटबाउंड टूरिज्म है वो लगभग $18 बिलियन का हो गया है अभी तक, और ये 11% से बढ़ने का अनुमान है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर है। तो देखिए, इंडिया में तो टूरिस्ट ज़्यादा आ नहीं रहे, उल्टा इंडिया के बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडियन करेंसी को बेचकर डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर उस कंट्री में जाकर डॉलर को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इंडियन करेंसी को छोटी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको महंगा पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली हम वियतनाम गए थे पूरी टीम को हमारे लेकर, तो वहाँ पर भी हमने वही करना पड़ा। मतलब यही एक चलन है कि आप पहले डॉलर में रुपये को कन्वर्ट करो एंड देन उस कंट्री में जाकर या फिर उससे पहले फिर डॉलर से जो वियतनामीज डोंग है उसमें उसे कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि रुपये के बदले डॉलर लिया गया, अगेंस्ट डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पहला तो आपका फिजिकल डेफिसिट, जिसमें आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा, FIIs आर सेलिंग अ लॉट। तीसरी चीज़, US में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चौथी चीज़, बहुत सारे लोगों को डॉलर एक स्टेबल करेंसी लगती है और जो लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो वो लोग उसे भी होल्ड करके रख रहे हैं। और पांचवी चीज़, आउटबाउंड टूरिज्म, जिसकी वजह से भी रुपये पर फर्क पड़ रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, पहले दो मेन फैक्टर, बाकी के तीन छोटे छोटे फैक्टर्स, जिनकी मदद से जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और रुपये जो है वो वीक बनता जा रहा है। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इस पर ज़ीरोधा के कोफाउंडर निखिल कामत ने कहा कि हमें ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ जाने की बजाय इंडियन ब्रांड्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। उनकी बात भी बिल्कुल सही है और इस तरह के वीडियोस मैं बहुत पहले बनाया करता था कि हमें चाइना को डीच करना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के पीछे जाना चाहिए। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, जो मुझे आने वाले कुछ सालों में पता चली कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज लोगों के पास भी उतने ऑप्शंस नहीं हैं। अगर फ़ोन्स की बात करो तो ठीक है, असेंबलिंग हो रही है सैमसंग की और एप्पल की इंडिया में, लेकिन अभी भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि A to Z हर एक चीज़ से लेकर एंड तक, तो वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो रही है। इंडिया के पास बहुत बड़े ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो तमिलनाडु छोड़ के कहीं पर भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कुछ तैयार नहीं हो पाया है। इनफैक्ट मैं रिसेंट टाइम में एक सेमीकंडक्टर चिप का डेटा देख रहा था कि कितनी चिप्स की डिमांड आने वाली है, कैसे पूरी इंडस्ट्री, मतलब पूरी दुनिया बदलने वाली है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होने वाली है। लेकिन उसमें भी अगर देखें इंडिया की ग्रोथ और प्रोग्रेस, तो वो काफ़ी स्लो है। मेक इन इंडिया और बाकी सारी चीज़ों में देखें तो जिस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, जिसके चलते एक चाइना +1 करके स्ट्रैटेजी थी। बहुत सारी कंट्रीज चाहती थी कि चाइना पर हमारी पूरी डिपेंडेंसी ना हो, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी चाइना के बजाय हम आजू बाजू की जो कंट्री है चाइना के, जैसे वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ पर डालेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी रिसेंटली मैं वियतनाम गया था, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी देखा। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत क्रेजी चीज़ें वहाँ पर फिलहाल होती भी दिख रही हैं। तो कंटिन्यूसली अगर मैं देखूँ तो इंडिया इज़ लूजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस +1 स्ट्रैटेजी, और ये अपॉर्चुनिटी नेबरिंग कंट्रीज़ को हमारी जा रही है, बीट वियतनाम, बीट सम अदर एशियन कंट्रीज़। तो ये एक है। और ये बात करते करते मुझे टीवी मोहनदास पई की एक बात याद आती है। रिसेंटली उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा, टीवी मोहनदास पई CFO थे, इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर भी थे। उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी बात कही कि जहाँ पर हम हर एक स्टेट, कर्नाटका स्टेट की उन्होंने बात की कि जहाँ पर 8 से 9 लाख रुपीज़ की सब्सिडीज़ दी जाती है, वहीं पर जहाँ पर बेंगलोर एक टेक हब बन गया है, स्टार्टअप हब बन गया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन गया है, वहाँ पर कितना पैसा सरकार स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वहाँ से निकल कर आए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो अमाउंट कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन अगर आप 15-20 हज़ार करोड़ भी इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ सब्सिडी में 8 से 9 लाख करोड़ जा रहे हैं, वहाँ पर 15-20 हज़ार करोड़ से आप स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और ये चीज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वी आर लूजिंग आउट टू अदर कंट्रीज विच आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनीज है वहाँ पर। चाइना की एग्जांपल देख लीजिए। ये चीज़ जो स्टिमुलस पैकेजेस है लगातार लॉन्च हो रहे हैं, लगातार कंपनीज़ में, बाकी चीज़ों में, इकोसिस्टम में पैसा सरकार की तरफ से भी डाला जा रहा है। वहीं पर इंडिया की अगर बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें या फिर ओवरऑल कंट्री की बात करें, तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो पॉपुलेशन हमारे पास है, जिसको हमें एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा जो भी बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो तो बढ़ते हुए टैक्सेस से ही परेशान है। तो इस पर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द सोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। एक प्रॉपर प्लान, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार बहुत हेवीली काम कर रही है, बहुत फोकस से काम कर रही है। वही फोकस, वही जुनून अगर
यहाँ पर इकोसिस्टम बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बिल्ड करने में लगाया जाए तो ही चीज़ें बदल सकती हैं। अदरवाइज़ और एक वीडियो लेकर मुझे आना पड़ेगा, मे बी 6-8 महीने बाद। हमारा जो ट्रेड डिफिसिट जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, तो 6-8 महीने बाद और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो जाएगा और चीज़ें चलती रहेगी, ₹100 क्रॉस करता चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऊपर जो लोग बैठे हैं उन तक भी चीज़ें पहुँचे, वो कुछ एक्शन पॉइंट ले जिससे इंडिया का भला हो, हम सभी का भला हो। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि रुपये क्यों गिर रहा है, क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या कुछ कारण होते हैं। जो मेन कारण है उन सभी की आज हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि इसके बाद अगर रुपये स्ट्रांग होता है या फिर वीक होता है तो वो क्यों हुआ, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और जाते जाते स्टेबल मनी ऐप जरूर चेकआउट कीजिए। एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए ऐप आपको हमेशा काम में आएगा। अभी डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, या फिर ये स्कैनर स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।